नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेस की इस निःशुल्क परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज अपने रेट के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण यूनिट स्थल मंडल, इस स्थल मंडल के टॉपिक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर अपन यहाँ पर परिचर्चा करेंगे। चलो अपन देखते हैं कि स्थल मंडल के इस टॉपिक में रेट के संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपना, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप, यानी कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप का मतलब कौन सा है, यानी ऐसा महाद्वीप जिसके तीन ओर क्या हो, जल हो और एक तरफ कोई स्थलीय भाग हो। तो ऐसा महाद्वीप अपना कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, यूरोप। देखो, यूरोप महाद्वीप के उत्तर की अपन बात करें तो ये जो यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप के उत्तर में, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में यहाँ पर आर्कटिक महासागर, कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है। यूरोप के पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महासागर है। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर है, कौन सा, भूमध्य सागर। तथा यूरोप के पूर्व की बात करें तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप के तीन और यहाँ पर क्या है, जल है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। तो स्थल खंड का वह भूभाग जिसके तीन ओर पानी हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूरोप, क्योंकि इसके तीन ओर क्या है, जल और एक तरफ क्या है, महाद्वीप यानी कि स्थल है। फिर देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस श्वेत शब्द का मतलब है कि वह बर्फीला महाद्वीप है। बर्फ कैसी है, सफ़ेद है। तो जब अपने सातों महाद्वीपों की बात करें तो ऐसा महाद्वीप जिसके ऊपर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण वह सफ़ेद दिखाई देता है, तो उसका सारा का सारा स्थलमंडल का भाग यानी महाद्वीप का संपूर्ण स्थलीय क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है। ऐसा महाद्वीप कौन सा है, जो दक्षिणी गोलार्ध के चारों तरफ फैला हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो यह अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनशून्य महाद्वीप है और इस महाद्वीप पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, जिसके कारण अपने इस महाद्वीप के चारों तरफ अपन को केवल बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। इस वजह से इस महाद्वीप को अपन क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाद्वीपों का महाद्वीप। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको आप महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। अर्थात स्थल मंडल का जो भाग है अपनी पृथ्वी पर लगभग 29% भाग के ऊपर जो स्थल मंडल है, उस स्थल मंडल के अधिकांश हिस्से को कौन सा महाद्वीप कवर करता है। तो अधिकांश हिस्से को कवर करने वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, जो लगभग 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो अपने पृथ्वी का जो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का टोटल क्षेत्रफल है, जिसमें 29% भाग के ऊपर स्थलमंडल है, उनमें सबसे ज़्यादा विस्तार कौन से महाद्वीप का है, एशिया महाद्वीप का। इस कारण इसको क्या कहा गया है, महाद्वीपों का महाद्वीप कहा गया है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य अपने
सबसे ज़्यादा संपन्न किए जाते हैं, या अपन कहें कि जो खगोलिकी घटनाएं हैं, इन खगोलिकी घटनाओं के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान वो ऐसा कौन सा महाद्वीप का है, तो ऐसा महाद्वीप अपना कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। अपने ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर विश्व के कई देशों के यहाँ पर अनुसंधान केंद्र हैं। अपनी खगोलिकी घटनाओं के बारे में, चाहे वो सूर्य की स्थिति हो, चाहे अपने अन्य कोई खगोलीय पिंडों की स्थिति हो, या वायुमंडल का कोई अध्ययन हो, अपने इन सभी के लिए जो रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, वो रिसर्च सेंटर अपने मुख्य जो देश हैं उन सभी के रिसर्च सेंटर यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप में है। यहाँ पर आबादी का क्षेत्र है नहीं, इसलिए यहाँ पर रिसर्च सेंटर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी यहाँ पर है तो इस क्षेत्र में चलने वाली जो ब्लिजर्ड हवाएं हैं, जो काफ़ी शीत पवन होती हैं, जिनकी स्पीड काफ़ी फास्टली होती है, जिनके साथ बर्फ़ के टुकड़े भी लगातार प्रवाहित होते रहते हैं, इन ब्लिजर्ड पवनों के प्रभाव के कारण जरूर ये जो अपने रिसर्च सेंटर हैं इनको नुकसान पहुंचता है। तो अपना इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर खगोलिकी घटनाओं की जो स्थिति है वो अच्छी पाई जाने के कारण ही इसको अपन विज्ञान के लिए क्या कहते हैं, समर्पित महाद्वीप कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर विश्व के कई देशों की यहाँ पर स्पेस सेंटर हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर, और इन्हीं स्पेस सेंटरों की कड़ी में अपने भारत भी शामिल है। भारत का यहाँ पर जो सबसे पहला स्पेस सेंटर स्थापित हुआ था वो था दक्षिणी गंगोत्री। कौन सा था, दक्षिणी गंगोत्री। 1983-84 के अंदर ये भारत का सबसे पहला अपने स्पेस सेंटर यहाँ पर बनाया गया था। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण स्टेशन लगाया गया था, कौन सा, मैत्री। और अब जो तीसरा यहाँ पर स्पेस सेंटर लगाया गया उसका नाम क्या है, भारती। तो ध्यान में रखना, अपने भारत के यहाँ पर 3 अपने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। सबसे पहला था दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा था मैत्री, और तीसरा कौन सा है, भारती। तो ये सारे के सारे अपने स्पेस सेंटर कौन से महाद्वीप के ऊपर हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, पक्षियों का महाद्वीप। तो पक्षियों के महाद्वीप की जब बात की जाए तो वहां पर आपका कौन सा महाद्वीप होगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इन 3 महाद्वीपों के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका है। अपने इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो अमेजन बेसिन का क्षेत्र है, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर अपने सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। और इन सदाबहार सघन वनों के क्षेत्र में यहाँ पर पशु पक्षी या अन्य जो वन्य जीव जंतु हैं उनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में है। अपन कहें कि अन्य महाद्वीपों की तुलना में सबसे ज़्यादा अपने जो वन्य जीव जंतु हैं वो अपने कौन से महाद्वीप में हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इसी कारण इस महाद्वीप को अपन पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का विस्तार, यानी कि हिमालय का सबसे लास्ट में जो पूर्ववर्ती विस्तार है जिसको अपन क्या बोलते हैं, आराकान योमा, ये पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को अच्छी तरीके से ज्ञात है कि जो हिमालय का विस्तार है, ये विस्तार अपने पश्चिम में पाकिस्तान में बलूचिस्तान से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से लेकर एक वर्तचाप आकार में ये हिमालय पर्वतमाला पूर्व में कहाँ तक फैली हुई है, आराकान योमा तक फैली हुई है। यानी कि इसका सबसे लास्ट पूर्ववर्ती जो विस्तार है वो कहाँ तक है, आराकान योमा पर्वत श्रेणी तक है। तो बलूचिस्तान का ये जो एरिया है ये तो अपने कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और अराकान योमा का जो संपूर्ण विस्तार है वो कहाँ पर है, म्यांमार के अंदर है। कहाँ पर है, म्यांमार में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, म्यांमार। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये याद रखना है। यहाँ पर ये क्या बात लिखी हुई है कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पर ऐसा मैदानी क्षेत्र जहाँ पर वृक्ष नहीं हैं।
अपितु घास भूमि का मैदान है। ऐसा मैदान कौन सा है? वहाँ पर बड़े वृक्षों की संख्या बहुत ही कम है। तो ऐसा क्षेत्र देखो, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले सेलवा। सेलवा यानी सेलव एक वृक्ष है, ध्यान में रखना। सेलव एक क्या है? वृक्ष है। और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट अपने ब्राजील के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो सेल्वास जो मैदान है वो कहाँ पर है? ब्राज़ील के अंदर है। वहाँ पर ये सेल्व वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इस कारण उस मैदान को अपन क्या बोलते हैं? सेल्वास कहते हैं। तो सेल्व क्या है? वृक्ष है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा घास का मैदान जिसमें चौड़े वृक्ष से नहीं हैं। तो सेल्व तो खुद वृक्ष है, ब्राज़ील में है, तो है तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन वृक्ष है यहाँ पर, इस कारण ये इसका सही आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा क्या है? पंपास। बिल्कुल सही बात, पंपास। ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि मक्का रेखा के दक्षिण में कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। ये एक घास का मैदान है जो गेहूं की खेती और अल्फाफा घास के लिए प्रसिद्ध है। अपने इस क्षेत्र में गेहूं की खेती खूब होती है और एक यहाँ पर घास पाई जाती है, कौन सी? अल्फाफा घास। तो गेहूं और अल्फाफा घास के लिए प्रसिद्ध अपने अर्जेंटीना के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा? पंपास। तो यहाँ पर अपने चौड़े वृक्ष हैं वो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पंपास। बाकी देखो प्रेरीज, यहाँ पर ये भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है, लेकिन प्रेरीज दक्षिणी अमेरिका में नहीं है। ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेरीज जो मैदान है उसमें भी चौड़े वृक्ष अपन को देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस प्रेरी की जो अवस्थिति है वो दक्षिणी अमेरिका में नहीं है, अपितु कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। फिर है स्टेपीज। ये अपने मध्य एशियाई के घास के मैदान या यूरोप के घास के मैदान के क्षेत्र हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? पंपास। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखो दोस्तों, अपन यहाँ पर सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं? जब भी मरुस्थल का नाम आता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल, तो अपने दिमाग में तुरंत क्लिक होता है सहारा मरुस्थल। लेकिन अगला क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि साउथ एशिया का, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अब आपको यह पता होना चाहिए कि दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में टोटल देश कितने आते हैं? 8 देश आते हैं। दक्षिणी एशिया में कुल देश कितने हैं? 8 देश हैं। ये देखो 8 देश कौन कौन से हैं दक्षिणी एशिया में? एक तो आपका देश आ गया श्रीलंका, दूसरा आपका देश आ गया मालदीव, तीसरा आपका देश आ गया भारत, चौथा आपका देश है पाकिस्तान, पांचवा आपका देश है अफगानिस्तान, छठा आपका यहाँ पर देश है नेपाल, सातवां आपका देश है भूटान और आठवां आपका देश है बांग्लादेश। ये 8 देश अपनी दक्षिणी एशिया महाद्वीप के अंदर है। कौन कौन से देश? श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अब अपन को बात ये करनी कि इन 8 देशों के अंदर जो डेजर्ट क्षेत्र है, उस डेजर्ट में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो इन देशों की जब अपन बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट क्षेत्र अपने कहाँ पर है? इन क्षेत्रों में डेजर्ट क्षेत्र भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में। बाकी श्रीलंका में कोई डेजर्ट क्षेत्र नहीं है, मालदीव में नहीं है, नेपाल में नहीं है, भूटान में नहीं है, बांग्लादेश में भी कोई डेजर्ट क्षेत्र नहीं है। डेजर्ट क्षेत्र अपने यहाँ पर है। जब बात की जाए भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान के अंदर एक गर्म मरुस्थल फैला हुआ जिसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी एक गर्म मरुस्थल है जिसका नाम है हेलमंद मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? हेलमंद मरुस्थल। ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अब अपने पास ये स्थिति आ गई कि इन 8 देशों में 2 डेजर्ट हैं, एक तो थार का मरुस्थल और दूसरा कौन सा? हेलमंद मरुस्थल।
अब इन दोनों मरुस्थल की अगर चर्चा की जाए तो इन दोनों में बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। तो आपको याद रखना है दोस्तों, दक्षिणी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? थार का मरुस्थल। जबकि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें देखो, अटाकामा मरुस्थल, ये अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। दूसरा कोलोराडो, ये जो कोलोराडो का जो क्षेत्र है या मरुस्थलीय बेल्ट है, ये अपने कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। कालारी मरुस्थल यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है, जिसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया का जो बेल्ट है, अपने उस बेल्ट के अंदर कौन सा मरुस्थल आता है? कालाहारी मरुस्थल है। और एक अपना कौन सा? थार का मरुस्थल, जिसका विस्तार कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान में। तो दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? थार का मरुस्थल होगा। फिर देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, अब क्वेश्चन पूछ लिया गया ना कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो सभी को विदित रहता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। इस सहारा मरुस्थल की जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप। देखो रीट के अंदर ही सामान्य लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इस सहारा मरुस्थल से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आप देखो। क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ सकता है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा होगा? सहारा। अवस्थिति भी पूछी जा सकती है कि सहारा मरुस्थल है कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। दूसरी बात, इसकी अवस्थिति अक्षांश रेखाओं के आधार पर भी पूछी जा सकती है। तो ये सहारा मरुस्थल कौन सी रेखा के सहारे है? कर्क रेखा के सहारे है। कौन से रेखा पर है? कर्क रेखा पर है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से हिस्से में आता है? उत्तरी हिस्से में है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से हिस्से में है? उत्तरी हिस्से में है। दूसरी बात, इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अपने कुछ स्थानीय जो पौने हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने सहारा मरुस्थल के अंदर अपने जो स्थानीय पवन चलती है उसमें आपको जो स्पेशली ध्यान में रखनी है वो देखो, एक तो है सिराको। कौन सी? सिराको। और एक आपको यहां पर याद रखनी है हरम्पटन। बाकी आपको याद रहे या नहीं रहे, लेकिन आपको ये 2 लोकल जो पवन है ये जरूर याद रखनी है। सहारा मरुस्थल की ये 2 स्थानीय पवन है ना, ये जरूर याद रखनी है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब बात करें अपन इस सिराको की, तो ये सिराको एक गर्म शुष्क और धूल भरी पवन है। ये गर्म भी है, शुष्क भी है और कैसी है? धूल भरी है। ये सिराको अपने सहारा मरुस्थल में अर्जेंटीना से उड़ती है। कहां से उड़ती है? अर्जेंटीना से। और ये गर्म हवाएं अर्जेंटीना से उठकर जब अर्जेंटीना से उड़ती है तो यहां से अपने साथ लाल मिट्टी लेकर चलती है। कैसी मिट्टी लेकर चलती है? लाल मिट्टी। अपने अर्जेंटीना से लाल मिट्टी को लेकर ये गर्म हवाएं उत्तर की तरफ बढ़ती है, और जब ये उत्तर की ओर जाती हैं तो अर्जेंटीना को पार करने के बाद उत्तर में भूमध्य सागर में जाती है। जब ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती हैं तब ये हवाएं नम हो जाती हैं, और फिर ये नम हवाएं भूमध्य सागर को पार करके यूरोप महाद्वीप में इटली में प्रवेश करती है। और इटली में प्रवेश करने के बाद वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों से टकराकर ये हवाएं उस क्षेत्र में अर्थात इटली में वर्षा करती है, और इस वर्षा के साथ साथ वहाँ पर ये लाल मिट्टी भी नीचे गिरती है। इस कारण आपने वहाँ पर जो ये वर्षा होती है, इस वर्षा को कहते हैं रक्त वर्षा। क्या कहते हैं? रक्त वर्षा। तो ये रक्त वर्षा कहाँ पर होती है? इटली के अंदर होती है। इसको रक्त वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वर्षा के साथ साथ जो अर्जेंटीना में लाल मिट्टी थी वो इन हवाओं के साथ में उड़कर वहाँ तक पहुँचती है, और यही लाल मिट्टी वर्षा के साथ में नीचे गिरती है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? रक्त वर्षा कहते हैं। तो एक तो आपको ये सिराको याद रखनी है जो अपने अर्जेंटीना, भूमध्य सागर और इटली के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। एक आपको याद रखनी है कौन सी पवन है? हरम्पटन। ये नाइजीरिया से उड़ती है। इसी सहारा मरुस्थल में कहाँ से उड़ती है? नाइजीरिया से। और नाइजीरिया से उठकर
ये गर्म हवाएं अपने गिनी की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र तक आती हैं, और जब ये गिनी की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में आती हैं तो वहाँ के नम मौसम को शुष्क मौसम में तब्दील कर देती हैं, जिसके कारण अपने गिनी की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में जो वहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, जैसे गाना है, लाइबेरिया है, आइवरी कोस्ट है, इन देशों के अंदर वहाँ की जो नम जलवायु है वो शुष्क जलवायु में परिवर्तित हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पर मौसमी बीमारियाँ कम होती हैं। इस कारण अपन इस हरमटन हवा को ही डॉक्टर पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन। तो ये 2-3 बातें जो हैं सारा मरुस्थल की, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली बात, सारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से हिस्से में? उत्तरी हिस्से में। कौन सी रेखा के सहारे है? कर्क रेखा के सहारे है। अपने इस महाद्वीप के अंदर 2 लोकल पवन चलती हैं जो दोनों ही गर्म पवन हैं। एक तो कौन सी? सिराको, और दूसरी कौन सी? हरमटन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये कहाँ पर है? अब बात ये आती है कि ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है, अर्थात बरसोत पर्वत है। कैसा पर्वत है? बरसोत पर्वत, यानी ब्लैक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है। अब ये बात ये आता है कि बरसोत पर्वत किसको कहते हैं। बरसोत पर्वत का मतलब है, यदि ये मान लीजिए कोई अपना स्थलीय भाग है, ठीक है। अब इस स्थलीय भाग का बीच का हिस्सा यथावत रह जाए, ये बीच का हिस्सा यहाँ पर यथावत रह गया, और इसके ये जो साइड का हिस्सा है, ये साइड का हिस्सा नीचे की ओर धंस गया, साइड का हिस्सा नीचे की ओर धंस गया, तो नीचे की ओर धंसने से यहाँ पर क्या बन जाएंगी? घाटियाँ बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? घाटी। और ये बीच का हिस्सा अपने स्थान पर एज इट इज स्थिर रह गया। जो अपने स्थान पर ये जो एज इट इज स्थिर रहा है, ऐसे पर्वत को अपन कहेंगे ब्लॉक माउंटेन या बरसोथे पर्वत। या तो इस स्थिति में इसका निर्माण हो सकता है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर ये स्थलीय भाग है, इसमें ये बीच वाला हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ से ऊपर उठ गया और साइड का हिस्सा एज इट इज है, यानी बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ गया और ये हिस्सा एज इट इज है। तो यहाँ पर इस बीच वाले हिस्से के अंदर ये एक पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और इस पर्वतीय क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं? बरसोत पर्वत, यानी कि ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो इसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन से देश में आता है? जर्मनी में आता है। कहाँ पर आता है? जर्मनी में। इसी प्रकार का एक दूसरा बरसोत पर्वत फ्रांस के अंदर भी है। ध्यान में रखना, अगर ब्लैक फॉरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो फ्रांस और जर्मनी दोनों ही आपको ऑप्शन में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बरसोत पर्वत के सबसे अच्छे एग्जाम्पल 2 हैं। एक तो है ब्लैक फॉरेस्ट जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में है, और दूसरा है वात्सेज पर्वत। कौन सा? वात्सेज पर्वत। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर लंबाई के क्रम में बात की गई है। यदि ऊंचाई के संदर्भ में पूछी जाती तब अपन कहते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। लेकिन सबसे ऊंची नहीं पूछी गई है, क्या पूछी गई है? सबसे लंबी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में अपनी कंप्लीट पर्वतीय क्षेत्र है, और पश्चिमी हिस्से में ये जो कंप्लीट पर्वतीय क्षेत्र है इसी को अपन क्या बोलते हैं? एंडीज बोलते हैं। इस एंडीज पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? एंडीज। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सान का पठार कहाँ स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हालांकि ये पठारी क्षेत्र काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। इस सान के पठार की जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर है। कहाँ पर है? म्यांमार में। तो देखो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है और म्यांमार है। तो जब अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये पठारी क्षेत्र है। कौन सा? सान का पठार, जिसकी अवस्थिति कहाँ पर है? म्यांमार के अंदर है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना क्या है? तो ध्यान में रखना, माउंट एटना इटली में स्थित एक ज्वालामुखी है। जब अपन ज्वालामुखियों की चर्चा करते हैं ना, तो यहाँ पर भूमध्य सागर और इसके आसपास के क्षेत्र की जो ज्वालामुखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है। तो उसमें यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना, एक तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, एक ये माउंट एटना ज्वालामुखी, इन सभी की अवस्थिति या विश्वेश ज्वालामुखी, इन सभी की अवस्थिति अपनी कहाँ पर है? इटली के अंदर है। तो माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है जिसकी अवस्थिति अपनी कहाँ पर है? इटली के अंदर है। कहाँ पर है? इटली में। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है? तो ध्यान में रखना, विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी आपको नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेंगी। जैसे विश्व की जब टॉप चोटियों की अपन बात करें, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियों की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं उन चोटियों में देखो आप किसका नाम गिनते हो? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अपने माउंट काराकोरम है। कौन सी है? माउंट काराकोरम है। चाहे अपन कंचनजंगा की बात करें, कौन सी? कंचनजंगा की बात करें जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी की सारी ऊंची ऊंची चोटियां अपने कौन से क्षेत्र में आती हैं? हिमालय क्षेत्र में आती हैं। सारी की सारी कहाँ पर है? हिमालय में। तो विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, हिमालय पर्वतमाला है, ये एक कैसी पर्वत श्रृंखला है? एक नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है। अपने जो नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र हैं उनका उत्थान आज भी लगातार क्या है? जारी है, जिसके कारण वहां पर चोटियों की ऊंचाई अपन को अधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र में हैं? तो कौन से पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं? नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है। यहाँ पर 4 पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं। इन 4 पर्वत श्रेणियों में अपन को देखना है कि किस रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो 4 पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हैं? एक तो अपनी आल्प्स, दूसरी एंडीज, तीसरी अपलेशियन और चौथी हिमालय। तो ये 4 ऑप्शन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगले वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन और हिमालय, इन चारों में 3 पर्वत श्रेणियाँ अपने नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और एक अपने प्राचीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसमें देखो आल्प्स की बात करें, एंडीज की बात करें, हिमालय की बात करें, तो ये जो 3 हैं ये तीनों तो अपने नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र है। कैसे हैं? नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र। कौन कौन से? आल्प्स, एंडीज और हिमालय। लेकिन यहाँ पर ये जो अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है ये एक प्राचीन वलित क्षेत्र है। विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतीय क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो इसमें अरावली और अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र का नाम गिना जाता है। इसी कारण तो अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र को अरावली की सिस्टर भी कहा जाता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति
यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में इस टाइप की अर्धचंद्राकार आकृति वाला जो हिस्सा होता है उस हिस्से को अपन किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी को ज्ञात है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बालू का स्तूप हैं, ये बालू का स्तूप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुध्रीय और दूसरे होते हैं अनुप्रस्थ। अनुध्रीय जो बालू का स्तूप हैं, ये पौने जिस दिशा में चलती हैं उसी दिशा के अनुरूप बनते हैं, जबकि अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप हैं, ये पौनों की दिशा के लंबवत क्रम में बनते हैं। और इन्हीं अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों में एक बालू का स्तूप आता है बरखान। कौन सा? बरखान बालू का स्तूप। इस बरखान बालू का स्तूप की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। इसके आगे की ये जो सिरे होते हैं ये नुकीले सींगनुमा स्थिति के अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? जिसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार। तो वो अपनी कौन सी होगी? बरखान होगी। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? यहां पर ये स्थल रूप है। तो जब अपन पृथ्वी के स्थल रूपों की बात करें तो यहां पर देखना, प्रथम श्रेणी के जो स्थल रूप है उसमें आपको केवल दो नाम याद रखने हैं, एक तो महाद्वीप और दूसरा महासागर। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर अपने सबसे पहले जो भूआकार बने थे वो भूआकार कौन से थे? महाद्वीप और महासागर। इस कारण इनको अपन प्रथम श्रेणी के भूआकार या प्रथम श्रेणी के ऊंचावच कहते हैं। फिर अपन द्वितीय श्रेणी के भूआकारों की बात करें तो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये सारे के सारे द्वितीय श्रेणी के भूआकार हैं। और इसके अलावा जो भी भूआकार आते हैं वह सारे के सारे कौन सी श्रेणी में आते हैं? तीसरी श्रेणी में आते हैं। तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? तो द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप तो कौन से हैं? पर्वत है, पठार है, मैदान है। इसके अलावा अगर कोई नाम आया ना तो वो द्वितीय श्रेणी का भूआकार नहीं है। तो इसमें देखो पर्वत है, यह भी द्वितीय श्रेणी का भूआकार है, पठार भी है, मैदान भी है, लेकिन महासागर नहीं है, क्योंकि महाद्वीप और महासागर तो कौन सी श्रेणी के आकार हैं? प्रथम श्रेणी के आकार हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसेटा का पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? ये जो मसेटा का पठार है ये अपने यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में जो स्पेन और पुर्तगाल का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में यहाँ पर इसकी अवस्थिति है। कौन सा पठार है? मसेटा का पठार। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। कौन से? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, ये तीनों पर्वतीय क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो ये तीनों पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पर हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिसमें ब्लैक हिल की अपन बात करें तो ये यूएसए के दक्षिण में है, मध्यवर्ती यूएसए के अंदर ब्लू हिल है, और इंडियाना प्रांत के अंदर, यूएसए का एक प्रांत है इंडियाना प्रांत, वहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र कौन सा? ग्रीन हिल। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, इन सभी की अवस्थिति अपनी कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जो उस महाद्वीप को जल से अलग करता है। ऐसा कौन सा, इन चारों में ऐसा कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है जो उस महाद्वीप को जल से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। जल का मतलब यहां पर है महासागर। तो देखो जब ऑस्ट्रेलिया की अपन बात करें तो यहां पर चार ऑप्शन में आपके पास ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय, एंडीज और रॉकीज। ठीक है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट यानी महान, डिवाइडिंग यानी विभाजक, रेंज यानी पर्वतीय क्षेत्र। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जस्ट पूर्व में अपने उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी सीमा के सारे पूरा का पूरा एक पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है।
और इस पर्वतीय क्षेत्र को अपन कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, अर्थात महान विभाजक पर्वत श्रेणी, जो ऑस्ट्रेलिया को प्रशांत महासागर से अलग करती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर अपना लास्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला ये वही पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर है। तो इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो अपनी कौन सी है? माउंट एकाकागुआ है। माउंट एकाकागुआ, जिसकी अवस्थिति यानी कि ये एंडीज पर्वतमाला में चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर है। चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित ये माउंट एकाकागुआ चोटी अपने यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने इस स्थलमंडल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की है। अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसमें अपने जलमंडल के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो रीट की एग्जाम में आ सकते हैं, उनके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।